हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा हमारा दिस इज़ नॉट वीकली करंट अफेयर्स। एक्चुअली इसके अंदर हमने पूरे एक साल की समरी को यहाँ पे पूरे एक साल के मैटर को समराइज करने की कोशिश की है। राइट। अब क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और बहुत ही कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में, लाइक आज 13th है, तो 14 15 लाइक 4 5 डेज आर लेफ्ट। सो इसमें जस्ट क्विक रिवीजन हो जाए पूरे एक साल का करंट अफेयर्स का, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। आई थॉट दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस। तो इसके अंदर मैंने कोई यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स है इसके अंदर, पूरे एक साल का है, तो इसलिए मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है टॉपिक्स की। पर जितने भी हमने वीकली जो हमने कवर किए हैं करंट अफेयर्स, उसका 95% यहाँ पे ऑलरेडी कवर हो रहा है इस वाले में, जो ये जो समरी है लास्ट 1 ईयर का। राइट। तो जितने भी एक्चुअली मैंने मैगजीन्स लिए हैं, कई सारे एनुअल जो आते हैं पूरी समरी के साथ, तो उसमें से मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो मैंने जस्ट उनको कंपाइल कर दिया है यहाँ पे, ताकि रिवीजन अच्छा हो जाए। और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप उसको लास्ट मोमेंट में एक बार जस्ट गो थ्रू इट, and majority of the your current affairs will be covered up under this video and PDF also. Okay, so let's go ahead and see what all those topics are. First of all, कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो नहीं मिलेंगे हमारे वीकली वाले में, जैसे कि स्पोर्ट्स वाले हैं, इंफॉर्मेशन हैं, या फिर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कभी कभार रह जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उसकी वजह से। अदरवाइज मेजॉरिटी, मोर देन 90% ऑफ द टॉपिक्स आर ऑलरेडी बीन कवर्ड। राइट। अब हम देखते हैं कि बैंक बोर्ड्स ब्यूरो जो है, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ये इस एक्चुअली अब एक नया नाम इसका बन गया है, ये चेंज हो चुका है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। राइट। अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है, ये 2016 में आता है, और उसी समय ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बैंक्स के जो चेयरमैन होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, और वो डिसाइड करेंगे कि कौन बैंक का चेयरमैन होगा, यानी डायरेक्टर जो होगा उसका कौन बनेगा। राइट। तो इन सारे डिटेल्स के साथ ये इनका मेन पर्पस होता है। अभी यहाँ पे ये है कि रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अपॉइंटमेंट करवाएगा। राइट। इसका जो FSIB बन गया है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। FSI पे पहले था ये बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, अब वो चेंज होके ये बन गया है। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन वो बनाए जाएंगे वो होंगे भानु प्रताप शर्मा। ठीक है। एक्चुअली मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हाईलाइट कर दी हैं, तो उसको देखने में भी इजी रहेगा। बाकी इससे ज़्यादा और कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंडेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडिया का जो रैंक है वो 107 है। और ये कौन रिलीज करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बिल्ट हंगर लाइफ। तो लाइफ नहीं, हिल्फ है एक्चुअली। ये जर्मन वर्ड है जिसकी वजह से हम इसको अलग प्रोनाउंस करते हैं। राइट। अब ये टॉपिक भी ऑलरेडी कवर्ड है, पिछला टॉपिक नहीं था हमारे में, पर ये टॉपिक तो कवर्ड है हमारे करंट अफेयर्स में। अब इंडिया की जो रैंकिंग है वो नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से एंड बांग्लादेश से पीछे है। नाउ सी कि पाकिस्तान की क्या हालत है। ठीक है ना, अभी उनके पास आटा तक नहीं है खाने को, और पर हंगर इंडेक्स में वो हमसे आगे हैं। दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दीज रिपोर्ट्स। पर ठीक है, हमें उसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, पर हमें पता होना चाहिए कि ये रैंकिंग क्या है इंडिया, क्योंकि ये अब और इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्टेटस है उसके बाद तो इसकी काफ़ी क्या कह सकते हैं, आलोचना हुई है, क्रिटिसिज्म हुई है, तो उसके बाद आपको के बाद इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसमें चाइना एंड कुवैत पूरे एशिया में ये दोनों सबसे आगे हैं। राइट। देन ये कुछ और डिटेल्स हैं जो आप PDF में देख सकते हैं। उसके बाद US बिकम्स टॉप रेमिटेंस सोर्स फॉर इंडिया। अभी रेमिटेंस यानी जो लोग काम करने जाते हैं बाहर हमारे देश के, फिर वो जो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो उसमें US सबसे आगे हो गया है, यानी यूएस से सबसे ज़्यादा पैसा एज ए रेमिटेंस हमारे को आता है। ठीक है। तो इंडिया रिसीव्ड $87 बिलियन वो 2021 में, लाइक बहुत बड़ी रकम है ये। उसके बाद टॉप 5 रेमिटेंस रेसिपिएंट्स जो है वो हमारे को है, सॉरी, जो पूरे वर्ल्ड में जिनको रेमिटेंस मिलते हैं सबसे ज़्यादा, इंडिया, चाइना, मेक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट। ये सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलते हैं, मतलब इनके लोग बाहर जाके काम करते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोसॉफ्ट
ने जो है ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन कर लिया है, ONDC। अब इसमें क्या, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जो ये दो कंपनीज हैं, इनको इनसे इनकी डियोपोली, नॉट मोनोपोली, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मार्केट को पूरा कब्जा किया हुआ है, इनकी डियोपोली को ख़त्म करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने पार्ट किया है। अब इसमें क्या, आप सपोज शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सपोज आप पेटीएम में जाते हैं, पेटीएम से आप उसकी शॉपिंग लिस्ट में जाते हैं और आप देखते हैं कि आपको शॉप करना है, आप उस आइटम को क्लिक करते हैं और दैट वो लिंक आपको लेके जाएगा जो सप्लायर है उसके पास, और उसके लिए हमें किसी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये उसके बारे में है, ओपन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें अमेजोन और फ्लिपकार्ट को हम बाईपास कर सकते हैं, उसको हमें कमीशन भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और प्लस उनका जो मार्केट पे कब्जा है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, राइट। तो इसमें ये जस्ट वही सारी बातें जो मैंने अभी बताई हैं। देन REC लिमिटेड बिकम्स 12th महारत्ना ऑफ कंट्री। तो महारत्ना क्या होते हैं, एक जो बड़ी कंपनीज होती है, कंपनीज जितनी भी हैं हमारे इंडिया में, उनको डिफरेंट अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लाइक महारत्ना है, मिनी रत्ना है, नवरत्ना है। हमारे पास 12 महारत्ना है, 13 नवरत्ना है एंड 74 मिनी रत्ना है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, राइट। अब इसके अंदर बस इतना हमें ध्यान रखना है कि ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है जो 12th महारत्ना बन चुका है। हमारे पास 12 महारत्न है, 13 नवरत्न है एंड 74 मिनी रत्न है, बस इतना काफी होगा। यूनियन गवर्नमेंट टू लॉन्च PM डिवाइन। अब PM डिवाइन स्कीम जो है वो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनके डेवलपमेंट के लिए, जिसमें 8 स्टेट्स आती हैं, 8 स्टेट्स आती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है, ठीक है। 2022-23 के बजट में ये आया था। RBI जो है पे 123 लॉन्च कर रहा है। अब ये क्या, हमारे पास UPI है, पर UPI जो है उसके लिए इंटरनेट चाहिए प्लस स्मार्टफोन चाहिए। 123 पे जो है इसके लिए कोई स्मार्टफोन नहीं चाहिए, कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, और बहुत ही ईजिली ये हो पाएगा। ये इसके हाइलाइट्स हैं। देन लॉस एंड डैमेज, इसके जो अभी जनवरी एंड दिसंबर का जो हम दिसंबर एंड जनवरी का जो हमने करंट अफेयर्स किया है अभी जस्ट वो अपलोड हुआ है, तो उसके अंदर भी हमने इसकी बात करी है कि लॉस एंड डैमेज क्या है। ये COP27 के अंदर लॉस एंड डैमेज की बात की गई है, लॉस एंड डैमेज फंड एक्चुअली उसकी बात की गई है, जिसके अंदर वैसे कंट्रीज जिनको क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस होता है, डैमेज होता है, उनको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये फंड बनाई गई है। तो ये COP27 से रिलेटेड है, इतना आपको ध्यान रखना है, राइट। देन ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया है। UNEP's चैंपियन फॉर अर्थ 2002, 2002 नहीं, ये 2022 होना चाहिए अवॉर्डेड। अब इसमें ये नाम हमें याद रखना है, अवार्ड क्या है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये अवार्ड का नाम है। और ये जो जिनको मिला है उनका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, ये असम की रहने वाली है, ठीक है ना। असम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, तो उस पे नहीं जाना है, हमें याद रखना है पूर्णिमा देवी बर्मन उनका नाम है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको दिया गया है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। देन चीता इंट्रोडक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी हॉट टॉपिक है। इसमें से 8 चीता लाए गए हैं, जिसमें 5 फीमेल है, 3 मेल है। 8 अफ्रीकन चीता लाई गई है, नामीबिया से लाया गया है ये। कुनो पालपुर नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, अफ्रीकन चीता है। और उसके अंदर अगले 5 साल में 50 चीता आएंगे टोटल, जो प्लान है ये चीता इंट्रोडक्शन प्लान, उसके अंदर 50 चीता आएंगे अगले 5 साल में, और डिफरेंट नेशनल पार्क्स में उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नामीबिया एंड बोस्टवाना 2 कंट्रीज हैं जहाँ से ये लाए जाएंगे, राइट। तो ये हमने देखा कि चीता इंट्रोडक्शन। अब चीता के बारे में कुछ और देख लेते हैं, जो कि ये स्पीड है कुछ, ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप चाहो तो PDF में आप देख सकते हो। देन 2 more इंडियन बीचेस गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है कि ऐसे बीचेस हैं जिनको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वहाँ पे क्लीनलीनेस के मैटर को हाईलाइट करने के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है। उसमें इंडिया की 2 और बीचेस को इंक्लूड कर लिया गया है। टोटल 12 बीचेस हैं इंडिया के पास जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कैरी करते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो अभी वाले हैं वो लक्षद्वीप में हैं। देन ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में है, इसको ये देता कौन है, तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है।
राइट। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी हमने कवर किया हुआ है। इसमें इंडिया की रैंक 8 आ चुकी है, पिछले पिछले साल ये 10 थी, अभी 8 हो चुकी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। राइट। इसके बाद यूएन, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूएन ने COP27 में एक मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम रिलीज किया है, रिलीज नहीं किया एक्चुअली, ये एक फ्रेमवर्क होगा जिसमें वर्ल्ड के अंदर कितनी मीथेन रिलीज हो रही है उसको मॉनिटर किया जाएगा, कंट्रीज के बेसिस पे भी कि किस कंट्री से कितने मीथेन रिलीज की जा रही है। इसको COP27 में, ये आइडिया COP27 से आया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट। इसको मार्स कहते हैं, मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। कभी कभी ऐसा होता है एक्चुअली, यूपीएससी तो ऐसे फुल फॉर्म तो नहीं पूछती, पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जिसमें सिर्फ मार्स लिख दिया जाएगा और पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ये COP27 से रिलेटेड है, तो आप इसका फुल फॉर्म बताइए। इस लेवल तक के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप वैसे पूछा तो नहीं जाएगा फुल फॉर्म, पर ठीक है, याद रखने में कहीं जाता है। राइट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज कैबिनेट अप्रूव्स इंडियाज न्यू नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। इसके बारे में हमने बात की थी, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन जो इंडिया की है वो आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। राइट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लाइफ। लाइफ जो एक इनिशिएटिव है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट, ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करे, और ये टॉपिक भी हमने कवर किया है। राइट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एज ए की टू कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। कंट्रीज फर्स्ट 2G इथेनॉल प्लांट लॉन्च्ड। अब फर्स्ट कंट्री का जो फर्स्ट 2G इथेनॉल प्लांट है वो लॉन्च किया गया है, 2G मतलब सेकेंड जनरेशन, वो हरियाणा, पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया है। राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन कर्तव्य पथ, अभी हमें पता है कि जो राजपथ था हमारा वो बदल के कर्तव्य पथ हो गया है, और पूरा पार्लियामेंट उसको फिर से बनाया जा रहा है, नया पार्लियामेंट बन रहा है, नॉट फिर से, नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है। राइट। तो ये जो अभी पहले राजपथ दिखता था यहाँ पे, वो अभी चेंज होके कर्तव्य पथ बन गया है। कुछ चीज़ें यहाँ पे है, जो सेंट्रल विस्टा प्लान है, इसको सेंट्रल विस्टा प्लान के अंडर ही बनाया जा रहा है। राइट। तो सेंट्रल विस्टा प्लान जो है उसके अंदर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, रीडेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो आसपास के जगह है वो, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस। ये ये चार पार्ट्स हैं इसके, जिसमें चार डिफरेंट काम किए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा यानी कि पार्लियामेंट बनाया जाएगा। राइट। उसके बाद उसके आसपास की जो लाइक म्यूजियम वगैरह ये सब उसी के अंदर आ रहा है, ये राजपथ वगैरह सब उसी के अंदर बन रहा है। उसके बाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है उसको बनाया जाएगा। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री कॉमन सेक्रेटरी, ये तो हमने देख लिया। कंस्ट्रक्शन वाइस प्रेसिडेंट की बिल्डिंग बनाई जाएगी फिर से, ये सारा काम वहाँ पे किया जाएगा। राइट। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कुछ कि कब आखिर ये इसमें जो प्लान था, हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है उसको एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर इन्होंने मिलके बनाया था। और भी कुछ डिटेल है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन प्राइम मिनिस्टर, ये लाइफ के बारे में हमने जस्ट अभी देख लिया कि COP26 में, ये एक्चुअली COP26 से आता है लाइफ का प्लान जो है, क्योंकि जो नेशनली डिटरमिन्ड जो आइडिया है, नेशनली डिटरमिन्ड जो कंट्रीब्यूशन है, न्यू कंट्रीब्यूशन, वो एक्चुअली COP26 से आया था। जो हमारा 2070 तक जो नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है वो अभी COP26 से ही आया है, COP27 से आया है मार्स वाला। तो ये ध्यान रखना है किससे कौन आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी न्यू अपडेटेड न्यूज़ है, तो ऐसे मिक्स नहीं करना है। राइट। देन ये लाइफ के बारे में और भी डिटेल्स हैं यहाँ पे। उसके बाद मोढेरा जो है गुजरात का एक विलेज है, जो फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज बन गया है। वहाँ पे सन टेम्पल भी है, ये टॉपिक भी हमने कवर किया था। ठीक है ना, तो इससे आप देख सकते हैं। मंकी पॉक्स भी हमने कवर किया है, इसको WHO ने एक आउटब्रेक ऑफ एमरज मतलब हेल्थ इमरजेंसी के तौर पे इसको एक वार्निंग जारी की थी। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि एक्चुअली इसके बारे में कहा जाता है कि यूरोप से में ये बहुत पहले से 1970s के पास ये पहली बार देखा गया था, लेकिन अभी यूरोप में थोड़ा टाइम पहले एक पार्टी हुई थी जिसमें वो गे पार्टी थी, और उसके बाद जो इसकी स्प्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से देखी गई है यूरोप में। ठीक है ना, मोस्ट इन्फेक्शियस रिपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, वो उसी पार्टी के बाद से, क्योंकि उस सबका जो ट्रेस करके जो ओरिजिन देखा जा रहा है वो उसी पार्टी से देखा जा रहा है। और वहाँ पे देखा गया था कि लोगों ने शायद मंकी के साथ भी कुछ किया था जिसकी वजह से ये फैला है। राइट। देन ये एक जूनोटिक डिजीज है, वो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है हमें। अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है ना, ये एरिया देख रहे हैं हम। आई डोंट नो कि क्यों अफ्रीका से स्टार्ट होता है,
ये क्योंकि वहाँ पे सैनिटेशन में भी पॉवर्टी, ये सारे रीज़न हो सकते हैं, राइट। देन हाँ, वी के पॉल मंकी, इसके अंदर एक टास्क फोर्स बनाई गई है मंकी पॉक्स से निपटने के लिए, और उसका नाम है वी के पॉल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन पर्वतमाला प्रोजेक्ट, इसके अंदर डिफरेंट जो माउंटेन्स हैं उनके बीच आप देख सकते हैं कि एक माउंटेन है यहाँ पे, दूसरी माउंटेन यहाँ दूसरी तरफ होगी, उनके बीच ये रोपवे बनाया गया है। तो ये एक कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का एक नया तरीका है, राइट। नेशनल रोपवेज बनाई जाएंगी पर्वतमाला स्कीम के अंदर। देन जॉइंट गोल्डन जॉइंट चेनाब रेलवे इनॉग्रेटेड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रेलवे ब्रिज है सबसे पहले तो चेनाब के ऊपर बनाई गई है, ठीक है ना। गोल्डन जॉइंट इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये ऐसे जुड़ जाती है, और जब वो ट्रेन आएगी तो ऐसे जुड़ जाएगी, तो बस फिर ऐसे खुल जाएगी। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली। जो हाईएस्ट ब्रिज है वर्ल्ड की, वो ये, मतलब ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान इसको स्टार्ट किया गया था। देन कुछ और डिटेल्स हैं इसमें, जो कि उधमपुर से बारामूला को ये ज्वाइन करता है, ठीक है ना। श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, उसका ये पार्ट है। ये सारे टॉपिक्स हमने करे हुए हैं, इसलिए अग्निपथ स्कीम के बारे में भी हमने देखा था कि ये क्या उसके बारे में है। अटल टनल जो है वो 10,000 फीट से ऊपर बनने वाला पहला ऐसा हाईवे टनल बन चुका है इंडिया में। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश में है एक्चुअली, जो अटल टनल है वो। अटल टनल सर्टिफाइड एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईएस्ट टनल। अब ये अटल जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी से आता है, 9.02 किलोमीटर का है। एक्चुअली बीपीएससी में पूछा भी था कि अटल टनल की लेंथ कितनी है, 9.02। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका लेह मनाली हाईवे को ही ये कनेक्ट करता है। बीआरओ ने बनाया है, बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया। अटल टनल के बारे में कुछ और डिटेल है, जैसे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोहांग वैली एंड सिसु बाई 46 किलोमीटर जो है वो उसका डिस्टेंस कम कर देता है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स रिलीज करी है नीति आयोग ने, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंडेक्स तैयार किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो ये पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। केरला फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री इज केरला। देन बिहार में 106 साल पुरानी ऑब्जर्वेटरी गेट्स यूनेस्को टैग। अब ये एलएस कॉलेज है, लंगत सिंह कॉलेज, उसके अंदर ही ऑब्जर्वेटरी है, उसको दिया गया है यूनेस्को टैग। देन इंडियाज लार्जेस्ट रबर डैम, ये भी बिहार में ही है, फल्गु रिवर पे बनाया जा रहा है ये। यहाँ पे होगा फल्गु रिवर नियर विष्णुपाद टेम्पल इन बिहार। एक्चुअली जो पिंडदान की जो प्रक्रिया है बिहार में, जो गया में, वो फल्गु रिवर में ही होता है, और इसीलिए उसका पानी क्योंकि सूख जाता है, क्योंकि वो पेरेनियल रिवर है नहीं, तो उसमें पानी के फ्लो मेंटेन रहे, इसके लिए वो डैम बनाई गई है, राइट। ये डिटेल आप देख सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो स्वच्छ सुजल प्रदेश, ये पहला ऐसा स्टेट है, स्टेट या यूटी सबको मिला ले तो वो अंडमान एंड निकोबार बन गया, जिसमें हर घर में पानी अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश वाराणसी, ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एससीओ की मीट हुई है अभी रिसेंटली उज्बेकिस्तान में, और उसी में इंडिया की जो सिटी है वाराणसी, उसको कल्चरल सिटी का दर्जा दिया गया है। 1 साल के लिए दिया जाता है हर जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके अंदर, ताकि उसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके। देन मध्य प्रदेश है मांडला, इंडियाज फर्स्ट कंप्लीटली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश का जो मांडला डिस्ट्रिक्ट है वो कंट्री का फर्स्ट फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एक्चुअली काफ़ी कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल एक्ट है, इस पे काफ़ी बहस चल रही है, काफ़ी डिबेट हो रही है। तो वैसे ये सवाल में आने के चांस काफ़ी कम है, पर फिर भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, ताकि अगर आ जाए तो आपको पता तो हो कुछ ना कुछ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, काशी विश्वनाथ जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है, हिंदू साइड का कहना है कि वो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, मुस्लिम साइड का कहना है कि वो ज्ञानवापी मॉस्क है। पर आप नाम से ही देख सकते हैं, ज्ञानवापी इज नॉट एनी उर्दू वर्ड, इट्स संस्कृत वर्ड। तो उसका मॉस्क होना, और उसके पीछे वो बिल्कुल शट ओपन एंड शट केस है कि उसके सामने मॉस्क है, पीछे से मंदिर का स्ट्रक्चर है, सेम मॉस्क के ही ऊपर या सामने पीछे से मंदिर का स्ट्रक्चर दिखता है साफ साफ, क्योंकि वो मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया है।
पर अब यहाँ पे हारमनी डिस्टर्ब हो जाएगी, सेकुलरिज्म है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसकी वजह से उसमें अभी टाइम लग रहा है, पर वो होगा, जजमेंट आएगा। नाउ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारी आज़ादी हुई थी, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं, मंदिर तोड़ के उस पर मस्जिद बनाए गए हैं, तो अब जो हिंदू साइड है उनका कहना है कि हमारे मंदिर हमें वापस दे दो, राइट। पर यहाँ पे जो 15 अगस्त 1947 का जो डेट है वो फाइनल कर दिया जाता है कि इसके बाद कोई भी जो जो मंदिर जो स्ट्रक्चर जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, चाहे वो मंदिर के ऊपर ही क्यों ना बना हो, ठीक है, वो मस्जिद का मस्जिद ही रहेगा, और जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा। अब कोई भी मंदिर मस्जिद के ऊपर तो बना नहीं है, तो हिंदू साइड को तो कोई, मुस्लिम साइड को तो कोई नुकसान है नहीं, और जो हिंदू साइड है उनको नुकसान है, क्योंकि सारे के सारे मस्जिद जो है वो मंदिर पे ही बने हैं, इसलिए उनका नुकसान है। तो ये फाइट चल रही है, और ये कांग्रेस का किया हुआ है, राइट। तो इसकी वजह से ये डिबेट अभी चलती रहेगी जब तक ये एक्ट जो है रिपील नहीं कर दी जाती। अब सीन क्या होता है, ये एक्ट आता कब है? 96, ये एक्ट आता है 1996 में, 1991 में, जब बाबरी डेमोलिशन होने वाला होता है, क्योंकि बाबरी डेमोलिशन होता है 92 में, और उसी समय ये आता है 1991 में एक्ट। तो उसमें से बाबरी वाला जो केस है उसको बाहर कर दिया जाता है, वो ये बाबरी इस केस में, इस एक्ट के अंदर नहीं आता है, जो बाबरी मॉस्क है वो। उसके बाद पीएम पीएम श्री योजना है, इसको, इसके अंदर क्या है, इंडिया के अंदर कुछ स्कूल्स बनाए जाएंगे जो कि मॉडल स्कूल्स की तरह काम करेंगे। पीएम श्री स्कूल्स विल हैव अ मॉडर्न, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड होलिस्टिक मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। इसमें नए जो एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और मॉडल स्कूल की तरह इसको प्रमोट किया जाएगा, ताकि इस मॉडल पे और भी स्कूल्स नए बनाए जा सके। उसके बाद मिशन वात्सल्य है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने इसको रिलीज किया है। तो ये मिशन वात्सल्य है, आप देख सकते हैं। पीएम गति शक्ति स्कीम है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। पीएम गति शक्ति, अब सीन क्या है कि इंडिया को अगर डेवलप करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए गति शक्ति स्कीम लाई गई है। एक्चुअली ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके अंदर 16 मिनिस्ट्रीज को क्या है वहाँ पे एक साथ असेंबल कर दिया गया है, ताकि सब जितने भी मिनिस्ट्रीज है वो एक दूसरे के सिंक में काम कर सके। और इसके अंदर क्या, रोड्स, प्लेटफॉर्म, रोड्स, पोर्ट्स, वाटरवेज, सब कुछ, रोपवेज जो भी है, उन सबको एक साथ मिलके काम करना है, ताकि आगे चल के जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसकी जो क्लियरेंस हो वो काफ़ी फास्ट मोड में काम करे, राइट। पीएम गति शक्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ई संजीवनी, ये तो पिछले ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि ई संजीवनी क्या है। ये एक्चुअली ऑनलाइन ओपीडी है, ठीक है ना। आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू अपने डॉक्टर से मिलके बात कर सकते हैं, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो ले सकते हैं, ठीक है। ये है ई संजीवनी। देन समृद्ध स्कीम है, समृद्ध इनिशिएटिव है, जो इंडिया एंड यूएस एंड इंडिया ने मिलकर हेल्थ सेक्टर में इस स्कीम को लाया है, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में हमें हेल्थ सेक्टर में काफ़ी हेल्प की ज़रूरत थी, यूएस को भी, हमें भी। तो उस टाइम पे ये लाया गया था समृद्ध स्कीम, ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पूरे देश में एक ब्रांड का ही फर्टिलाइजर आएगा, उस ब्रांड का नाम होगा भारत। भारत ब्रांड यहाँ पे होगा, कहीं पे लिखा हुआ शायद, यहाँ पे नहीं दिख रहा है हाईलाइट। उस ब्रांड का नाम है, होगा भारत, यहाँ पे है, ब्रांड इज भारत। भारत ब्रांड के अंदर ही जो फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी जो भी होगा वो सारे के सारे बेचे जाएंगे, राइट। पीएम वानी स्कीम है, जो पूरे कंट्री के अंदर हर छोटी छोटी जगहों पे आपको वाईफाई मिलेगी, ठीक है ना। दुकान वाले भी वाईफाई लगा के बेच सकते हैं, लाइक वो एक वाईफाई हॉटस्पॉट लगा लेंगे। अगर आपको चाहिए तो टाइम के हिसाब से उसमें पैकेज बने होते हैं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उनका वाईफाई। तो उनकी अर्निंग भी हो जाएगी, प्लस लोगों को कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, राइट। देन पीएम वानी स्कीम में ये हमने देख लिया। श्रेष्ठा जी प्रोग्राम, अब ये श्रेष्ठा जी प्रोग्राम क्या, ये एक्चुअली गुजरात स्टेट के हेल्थ केयर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज G20। G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया के पास इस बार प्रेसिडेंसी है, एंड ये मीटिंग इंडिया में ही हो रही है, समिट। तो ये दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ फ्यू थिंग्स आई हाईलाइट हेयर। यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि G20 कब से कब तक है। सो फर्स्ट इज December 1, 2022 से 30 November 2023, ये पूरा एक साल का टाइम है।
जिसके अंदर हमारा G20 मीटिंग यहाँ पे प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कि इसकी थीम क्या है, जो इंडिया इस पर होस्ट कर रही है उसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दिस इज द थीम। तो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। जो लास्ट जो G20 जो इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, दैट वाज उसका उसका थीम है रिकवर, सॉरी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, दैट इज द थीम ऑफ द लास्ट ईयर, 2022 वाला जो इंडोनेशिया ने होस्ट किया था, ये G22 का थीम है, G20 का थीम है। राइट। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें G20 से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे 1999 में ये फाउंड किया जाता है, एंड रीज़न क्या है कि उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, उसकी वजह से। राइट। उसको उस वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस फिर से ना हो, या फिर आए तो उसको ईजिली हम टैकल कर पाएँ, इस वजह से G20 को फाउंड किया जाता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ मेंबर्स, यहाँ पे सारे मेंबर्स आपको एक्चुअली याद नहीं रखने हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए कि G20 के अंदर इट्स नॉट दैट G20 में 20 मेंबर्स नहीं हैं, क्योंकि G20 में यहाँ पे 19 कंट्रीज हैं प्लस एक EU है, EU में 27 मेंबर्स हैं, 27 प्लस 19 इट इज़ 46। राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इतने सारी कंट्रीज इसके अंदर हैं, दिस इज नॉट दैट ओनली G20 का मतलब सिर्फ 20 कंट्रीज है, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट, दैट इज नॉट ट्रूथ। स्पेन इज ऑल्सो गेटिंग परमानेंट सीट, गेस्ट को स्पेन को परमानेंट गेस्ट मिला है, गेस्ट का दर्जा मिला है। राइट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, द फर्स्ट शर्पा मीटिंग। शर्पा मीटिंग के बारे में मैंने बताया था, G20 की जो मीटिंग होती है वो दो टाइप की होती है, एक शर्पा मीटिंग होती है, एक फाइनेंशियल मीटिंग होती है। फाइनेंशियल मीटिंग में से फाइनेंशियल मैटर्स डील किए जाते हैं, शर्पा मीटिंग में बाकी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक जो भी चीज़ उसके अलावा, फाइनेंशियल के अलावा जो कुछ भी है वो सारा कुछ उस शर्पा मीटिंग में होगी। तो फर्स्ट शर्पा मीटिंग जो इंडिया के अंदर हुई है वो हुई है उदयपुर राजस्थान में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। राइट। उसके बाद इंडोनेशिया में हुआ था लास्ट टाइम का, वो हमने बता दिया, उसका थीम क्या था, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये उसका थीम था। राइट। अब हम देखते हैं पाकिस्तान कम्स आउट ऑफ ग्रे लिस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से आ जाना इसका, फिर से वापस चला जाएगा, पाकिस्तान आते जाते रहता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि FATF के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ट्रैक करती है। राइट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये सब चीज़ों को ट्रैक करती है। G7 जो है उसके अंदर 39 मेंबर्स हैं, राइट, जिसमें यूरोपियन काउंसिल भी है एंड GCC भी है। GCC के अंदर 6 मेंबर्स हैं। राइट। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज हैं। इंडिया मेंबर है उसका, इंडिया इज मेंबर ऑफ FATF। उसके बाद आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स की समिट हुई है, 14 ब्रिक्स समिट हुई है, जो कि वर्चुअली हुई है। इसमें ये ध्यान रखना है, ये वर्चुअल मीटिंग हुई है, इसमें कोई ऐसा कोई लोकेशन नहीं थी। ब्राजील प्रेसिडेंट बोल्सोनारो मेड ए पुश फॉर UN रिफॉर्म। ये UN रिफॉर्म की बातें चलती रहती है ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स के अंदर आपको ब्रिक्स प्लस भी बनाया गया है, जिसके अंदर अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज को जुड़ जाएंगे। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट। ब्रिक्स के कितने मेंबर्स हैं ये जरूर पता होना चाहिए, कौन कौन से मेंबर्स हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। मैं जस्ट यहाँ पे हाईलाइट करते जा रहा हूँ, थोड़ा बताते जा रहा हूँ। आपको एक बार इस PDF से जाना है, यू जस्ट गो थ्रू इट एंड सी की क्या क्या चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी है, तभी वो याद हो पाएगा, एक बार में नहीं होगा याद। देन कम्स I2U2 लीडरशिप समिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, I2U2 लीडरशिप समिट, क्योंकि इस अभी ये रिसेंटली फॉर्म हुआ है, जिसके अंदर 4 मेंबर्स है। I से 2 U से इनका नाम है, लाइक इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA, ये 4 इसके मेंबर्स हैं। राइट। और ये अपनी मीटिंग करेंगे, मोस्टली सिक्योरिटी से रिलेटेड इनके मैटर्स होंगे, इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट इजराइल, ये सब तो हमने देख लिया। इंगेज एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, ये इसका एजेंडा है। इंडिया टू सरपास चाइना पॉपुलेशन ए बाय नेक्स्ट ईयर। ये इंडिया ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि 11 जुलाई को होता है, उसी दिन UN ने एक डेटा रिलीज किया था, जिसमें बताया गया था कि इंडिया चाइना को सरपास कर लेगा 2023 में, और वो डेट है 17 जनवरी 2023। इस दिन को इंडिया ने चाइना को सरपास कर लिया है पॉपुलेशन के मैटर में।
एससीओ समिट उज्बेकिस्तान में हो चुका है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। राइट। इंडिया जो है एससीओ, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एक साथ एससीओ को ज्वाइन करते हैं 2017 में। राइट। इसमें 8 मेंबर्स हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये एक चीज और यहाँ पे है कि एससीओ जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्टिंग ऑफ 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं जितना एससीओ है, क्योंकि इसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सारे के सारे जो पॉपुलस कंट्रीज है वो इसके अंदर हैं। नेपाल ऐसी फर्स्ट कंट्री है जो यूपीआई सिस्टम यूज करने जा रही है एज अ फॉरेन कंट्री। नेपाल हमारी यूपीआई इंडिया से बाहर पहली बार यूज होगी नेपाल में, तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है। देन यूपीआई ने एक अलग से एनपीसीएल, एनपीसीआई के बारे में आपने सुना ही होगा कि एनपीसीआई इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये पेमेंट्स जो जितने भी हो रहे हैं एनपीसीआई या फिर जो भी पेमेंट होती है हमारी सॉरी यूपीआई के थ्रू, उसको उसको डील करने के लिए ये है एनपीसीआई। लेकिन एनपीसीआई ने अपना इंटरनेशनल एक ऑर्गन भी तैयार कर लिया है जो इंटरनेशनल पेमेंट को देखेगा। इंडिया अज्यूम चेयरमैनशिप वासेनार अरेंजमेंट, ये मैंने जस्ट अभी इसी पिछले वीडियो में ये कवर किया है। की हाइलाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे की हाइलाइट्स में मैं कुछ अगर बता दूं तो इंडिया 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया है, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगी। इंडिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसके अंदर क्या है, 24 फरवरी 2022, 24 फैब 2022 को रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कभी कभी डेट भी पूछ लेते हैं। देन 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था। एंड रीजन क्या बताया जाता है कि जो यूक्रेन है उसकी प्रॉक्सिमिटी है नेटो के साथ, इसकी वजह से रशिया और यूक्रेन के बीच में झगड़ा चल रहा है। नाउ द थिंग इज कि ब्लैक ब्लैक सी ग्रेन डील, ये पिछले वीडियो में भी मैंने कवर किया है, यहाँ फिर से मैं बता दूं कि ब्लैक सी ग्रेन डील, क्योंकि रशिया और यूक्रेन बहुत ज़्यादा गेहूं वीट एक्सपोर्ट करते हैं एंड फूड मटेरियल भी एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज को, पर वो सारा का सारा ब्लैक सी से जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे मैप नहीं है, वो मैंने ब्लैक सी वाले में ये जो वीडियो मैंने जिस वीडियो में कवर किया वहाँ पे मैप भी दिखाया था कि ब्लैक सी से कैसे, वहां से ब्लैक सी के थ्रू ही वो सारा जाता है, और वहीं पे लड़ाई चल रही थी। तो उससे जो एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्टर्स है वो चाहते थे कि हमें सिक्योरिटी मिले, हमारे शिप को अटैक न करे कोई, इसके लिए ये डील करी गई थी रशिया एंड यूक्रेन के द्वारा। राइट। देन ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये जस्ट हमने देख लिया। देन जॉइंट कमिटी सेंटर, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन, अब ये, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज ब्लैक सी, ये ब्लैक सी यहाँ पे दिख रहा है। मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन में क्या है, अगेन यहाँ पे ये ब्लैक सी ग्रेन डील से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो यहाँ से ये रशिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये यूक्रेन है। ठीक है, अब यहाँ से जो शिप्स ऐसे जाएंगे वो बोस्पोरस स्ट्रेट से होते हुए यहाँ से निकलेंगे, और ये ऐसे आएंगे, और यहाँ से डार्डानल स्ट्रेट है तो ये ऐसे हो करके बाहर निकल जाएंगे, ये रास्ता है इनका। अब इनको कोई रशिया या फिर यूक्रेन जो है अटैक ना करे, इसके लिए ये हमने देखा कि ब्लैक सी ग्रेन डील हुआ है। लेकिन इसी समय जो यहाँ पे वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, और यहाँ पे यह है टर्की, टर्की इस इन दोनों स्ट्रेट्स को कंट्रोल करता है, बोस्पोरस स्ट्रेट एंड डार्डानेल स्ट्रेट। इससे कितनी ट्रैफिक जाएगी ये सारा राइट टर्की के पास है, और ये टर्की को ये राइट कौन देता है, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन। राइट। तो ये मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के अंदर यहाँ से कितनी ट्रैफिक होगी, कौन कौन से शिप जाएंगे, उसके अंदर कितनी वेपनरी होगी, होगी या नहीं होगी वेपन्स, ये सारा कुछ डिसाइड करता है टर्की। तो अगर यहाँ से अब जो टर्की मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन में एक क्लॉज है जिस जो टर्की को ये राइट देता है कि ये उन शिप्स को रोक सकता है या फिर ये डिसाइड कर सकता है कि कितने शिप्स यहाँ से जाएंगे। तो इसके लिए टर्की ने बोला है कि 15 डेज का इसने टाइम दिया है कि अगर वहां से कोई शिप जानी है तो 15 डेज पर अर्लियर इनको बताना पड़ेगा टर्की को। ये मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन के ही पार्ट है, ये भी मैंने हमारे पिछले वीडियोस में जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उसमें कवर किया है। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन से जो लोग निकाले गए थे, लोग 15,000 लोग वहां से निकाले गए हैं, उसके बारे में है ऑपरेशन गंगा। देन फिफ्थ बिम्स्टेक समिट जो है वो श्रीलंका में हुई है, हाइब्रिड मोड में, हाइब्रिड यानी कि वर्चुअल एंड प्लस फिजिकल मोड में। ठीक है, तो ये श्रीलंका में हुई है हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड मोड में, एंड फिफ्थ बिम्स्टेक समिट हुई है। इंडिया श्रीलंका ये इसके मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। देन
ईस्ट तिमोर टू बी एडमिटेड इन एशियन। ईस्ट तिमोर कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया है सपोज। तो यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका जो ईस्ट पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का के कंट्रोल में होता है, जो वेस्ट पार्ट है वो इंडोनेशिया के कंट्रोल में होता है। तो जो ईस्ट तिमोर है वो ज्वाइन करने जा रहा है एशियान को, एशियान के 11th मेंबर के फॉर्म में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज़, राइट। उसके बाद क्वाड के बारे में सबको पता ही है, इसके चार, इसके अंदर 4 कंट्रीज है, यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे, इंडिया की रैंकिंग 132 है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए कुछ पैरामीटर्स है, 4 फैक्टर्स होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ लेते हैं कभी कभी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से पैरामीटर काउंट होते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ रिलीज करता है, इतना ही काफ़ी है। ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन हेनली पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट की इंडेक्स दिखाता है, कौन सी पासपोर्ट कितनी स्ट्रांग है। तो इसमें जापान की पासपोर्ट पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। बाकी आप इंडिया की रैंकिंग देख सकते हैं, 142nd है आउट ऑफ 150। ये सॉरी वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है। इंडिया की रैंकिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी 87 है, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 142 है, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिलीज करती है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसके बाद 5G स्मॉल सेल्स एक टर्म आया है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि 5G का जो कह सकते हैं जो नेटवर्क है वो हर किसी के पास पहुंचे, क्योंकि अब जमाना 5G का आ चुका है। तो इसके लिए क्या है, जो नेटवर्क है हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे नहीं पहुंच पाता। छोटे छोटे जगहों पे जो गली कूचों में नेटवर्क ठीक से नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए 5G सेल्स लगाए जाएंगे। उसके लिए क्या, छोटे छोटे ऐसे टावर्स टाइप लगा दिए जाएंगे किसी दुकान के ऊपर, किसी के घर के छत के ऊपर, और वो उस एरिया को कवर कर लेगा। यही स्मॉल सेल्स है। ये वो स्मॉल सेल के बारे में। ओपन जीपीटी, चैट जीपीटी के बारे में मैंने पहले ही बात करी है। देन फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च व्हीकल, दो चीजें हैं, प्राइवेट लॉन्च व्हीकल, प्राइवेट लॉन्च पैड। यहाँ पे प्राइवेट लॉन्च व्हीकल है वो विक्रम एस है, जिसको स्काई रूट टाइम की स्टार्टअप ने स्टार्ट किया है, राइट। और जो लॉन्च पैड है वो अग्निकूल है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नासा ओरियन कैप्सूल, ये आर्टेमिस 1 से है, क्योंकि आर्टेमिस 1 का टारगेट ही था कि वो ओरियन कैप्सूल को टेस्ट करे कि ये लोगों को ले, क्योंकि इसमें ये ह्यूमन फ्लाइट के लिए है, ये वापस आने के समय यही लैंड होगा, तो इसमें लोग जब आएंगे तो सेफली लैंड कर सकते हैं कि नहीं, यही सारी डिटेल इस यही सारी टेस्टिंग चल रही है। फर्स्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन लॉन्च हुआ है, ये जर्मनी में हुआ है, ठीक है। ये आपको देखना है, और ये हाइड्रोजन पे चलेगा। देन इंडियाज फर्स्ट वैक्सीनेशन इंडिजिनसली डेवलप्ड QHPV वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर, ये आप देख सकते हैं। देन इंडियाज फर्स्ट ड्राई स्काई, ये लद्दाख में हुआ है। ड्राई स्काई सॉरी डार्क स्काई, ऐसा क्यों? लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, उसके अंदर ये किया जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके कोर एरिया चाहिए जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन नहीं हो। लाइट पॉल्यूशन भी होती है अननेसेसरी, क्योंकि सिटीज में क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, पूरी पूरी रात वहाँ पे लाइट्स चलती रहती हैं। तो अगर उसके पास आसपास हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे हमें एस्ट्रोनॉमी करनी है या फिर आकाश में देखना है रात में, तो हमें लाइट पॉल्यूशन नहीं चाहिए, मतलब हमें एक्स्ट्रा लाइट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो इसलिए डार्क स्काई रिजर्व बनाई जाती है, और इसके लिए हमें लाइट पॉल्यूशन नहीं चाहिए, प्लस हमें इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होती है। जिट हब एक ओपन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। फीफा के अंदर SAOT यानी कि सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइट टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि IPL में भी ये यूज किया गया है, ये किया जा सकता है। दैट्स नॉट ट्रू, ओनली ये फुटबॉल में यानी फीफा में यूज किया गया है। इसके अंदर क्या, बॉल के अंदर एक सेंसर लगा दिया जाता है, और बॉल कितनी स्पीड से कौन हिट कर रहा है, कहाँ जा रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द बॉल, बाय द सेंसर। और उसके लिए 500 फ्रेम्स पर सेकंड ये रिकॉर्डिंग की जाती है बॉल की। तो कुछ भी ऐसा अगर सपोज कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए नॉर्मली क्या होता है कि मैच के बीच में फिर रिप्ले रिप्ले करके जो एम्पायर्स होते हैं वो देखते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही एक्यूरेट डेटा देगा। स्क्रैमजेट इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्क्रैमजेट इंजन एक ऐसी इंजन है जिसके अंदर कंप्रेशर के लिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होती है, क्योंकि मोस्टली क्या, जो जेट इंजन हम देखते हैं उसके अंदर एक कंप्रेशर होता है, वो मूव करता है, एयर सक करता है और पीछे की तरफ पुश करता है, जिससे उसको आगे थ्रस्ट मिलता है।
स्क्रैमजेट इंजन के अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग कंप्रेशर नहीं होता है वो, तो ये दैट इज स्क्रैमजेट इंजन। अब इसके अंदर रैमजेट एंड स्क्रैमजेट है, जिसको एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं इनको। जो रैमजेट इंजन जो है वो सुपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं करता, और स्क्रैमजेट जो है वो सुपरसोनिक एंड सॉरी रैमजेट जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड पे काम नहीं करता, स्क्रैमजेट जो है वो हाइपरसोनिक सुपरसोनिक दोनों स्पीड पे काम करता है। तो स्क्रैमजेट जो है वो रैमजेट का ही इम्प्रूव वर्जन है। आजादी सैट जो है ये छोटी सी सैटेलाइट भेजी गई थी, 75 सैटेलाइट्स की पेलोड भेजी गई थी, उसके बारे में है ये। देन 2+2 डायलॉग हमारी यूएस के साथ चलती है, जिसमें 2+2 का मतलब होता है 2 मिनिस्टर इधर से जाएंगे, 2 मिनिस्टर उधर से आएंगे, और वो डायलॉग होगी, दैट इज 2+2 डायलॉग। उसके बाद C295MW प्रोजेक्ट, यानी ये जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट है ये बनाई जाएगी, ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, और इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसी कोई एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, जो कि गुजरात के वडोदरा में करी जाएगी। देन प्रचंड, ये हमारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, जो इंडिया का वर्ल्ड का ऐसा फर्स्ट हेलीकॉप्टर है जो 10,000 फीट 5,000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पे ये लैंड कर सकता है। देन IAS विक्रांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। S-400 डील हमने रशिया से लिया था, एक्चुअली ये पुराना न्यूज़ है, पर ये डिप्लॉय किया गया है पंजाब सेक्टर में कि चाइना से और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए, तो ठीक है। S-400 काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में था। देन कम्स अवार्ड्स एंड ये हमारा है अवार्ड एंड ऑनर्स, जो कि नोबेल प्राइज के बारे में है, ये आप देख सकते हैं। जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स, कुछ नाम याद रखने हैं एंड नथिंग मोर देन दैट। बुकर प्राइज, इसमें शाहिद अकादमी अवार्ड है। देन फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें किसको क्या मिला है, लाइक गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोब एंड गोल्डन बॉन्ड, ये बॉल्स, ये सारे आपको याद रखने हैं। देन स्पोर्ट्स से कुछ रिलेटेड है, कुछ पर्सनल न्यूज़ है, लाइक द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको पता होना चाहिए। जगदीप जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए हैं। DY चंद्रचूड़ जो हमारे CGI हैं। पेले, अभी इनकी डेथ हो चुकी है, फुटबॉल प्लेयर थे। और उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ, इनकी डेथ हुई है। अरुण गोयल, ऋषि सुनाक हमारे इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। लता मंगेशकर की डेथ हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें, मिखाइल गोर्बाचेव की डेथ हो चुकी है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा एक बार देख लेना। अमिताभ कांत, ये नीति आयोग के मेंबर है, जिनको G20 का शेरपा बनाया गया है इंडिया की तरफ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। G20 से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए यू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। और इस तरीके से ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, राइट। थैंक्स नहीं हो गया। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, आप इसको देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जस्ट मैंने एक ओवरव्यू बना दिया, ताकि इसको देखने में, जब आप इसको पढ़ें तो थोड़ा समझ में आए कि मैंने किस तरीके से बनाया है। और जस्ट गो थ्रू द PDF, दिस विल हेल्प यू अलॉट। इसमें बहुत सारा कुछ कवर हो चुका है, एक साल के अंदर का रिवाइज भी हो गया है, और मेजॉरिटी चीज़ें यहीं से आएंगी, और बाहर इससे क्या ही पूछेंगे कोई, ठीक है ना। तो आई होप कि आपका करंट अफेयर सेक्शन अच्छा जाए इसको पढ़ने के बाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू देन, बाय बाय।